नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज आपको पता है कि एक बार फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सीजेआई ने जिस तरह से एसबीआई को फटकार लगाई है वो देखने लायक है। अब तमाम जितने भी राज हैं उनसे अब पर्दा उठने वाला है। हालांकि लगभग हम ये कह सकते हैं कि लगभग तमाम राजों से पर्दा उठ गया है, लेकिन जितने भी इफ्स एंड बट्स हैं वो अब गुरुवार यानी कि थर्सडे को क्लीन और क्लियर होने जा रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर एसबीआई को यह कह दिया है कि अब उसका कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा। यानी उसको थर्सडे को हर रात से पर्दा उठाना होगा, हलफनामा दाखिल करके उसको हर एक चीज बतानी होगी। आपको पता है कि अब तक आपको ये पता किन पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है और किन कॉर्पोरेट घरानों ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, लेकिन इनका को रिलेशन जो है वो अभी तक स्थापित नहीं हो पाया। हालांकि बहुत सारे खोजी पत्रकार और एजेंसीज हैं जिन्होंने को रिलेशन इसका बिठा लिया है। बहुत सारे राज पे से पहले से ही पर्दा उठ गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजों को स्पेकुलेशन पर रन किया जा रहा है, उस पर चलाया जा रहा है। लेकिन गुरुवार को जब अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो कि हर बॉन्ड पर लिखा होता है, जो स्पेशल नंबर होता है, वो नंबर जब उसकी सारी डिटेल्स एसबीआई हलफनामा दाखिल करके दे देगी और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर वो तमाम चीजें रहेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो तमाम चीजें अभी एलिगेशन जो बीजेपी लगा रही है, जो अपने लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रही है, वो तमाम रास्ते उसके बंद हो जाएंगे। आपको पता ही है कि अमित शाह एक बड़े चैनल के कॉन्क्लेव में गए थे और वहां पर बड़े बड़े दावे कर आए हैं। उन तमाम दावों की भी आज हम पोल खोलेंगे और उनकी जो सच्चाई है वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे कि किस तरह से एक नेशनल टेलीविजन के एक बड़े कॉन्क्लेव में अमित शाह ने झूठ बोला है। उस झूठ से हम पर्दा उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब ये पूरी की पूरी कवायद, आज जो पूरी सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सीजेआई बहुत सख्त नजर आए, न सिर्फ एसबीआई पर बल्कि आज जिस तरह से फिकी और उसके साथ साथ एसोचैम की तरफ से और सीआईआई की तरफ से मुकुल रोहतगी जो है वो जिस तरह से कोर्ट में पेश हुए और जो सीजेआई ने उस वक्त जो उनके तेवर नजर आए वो देखने लायक थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आप अगर ये समझते हैं कि आप किसी बड़े क्लाइंट की तरफ से अपीयर हो रहे हैं तो आपको कुछ अलग तरीके से चांस मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। जब ये आर्ग्यूमेंट बहुत हीटेड हो गया तो सीजेआई को यहां तक कहना पड़ा कि आप मुझ पर चिल्लाइए मत, पहले करिए। और आपको अब ये ख्याल आ रहा है इन तमाम बातों का कि जब हमने इस पर जजमेंट पास कर दिया है, आप पहले एप्लीकेशन मूव करिए, उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो आपको ये देखना चाहिए कि फिलहाल जनता के इस धंधे की जिस तरह से पोल खुल रही है, अब फिलहाल बीजेपी की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। अलग अलग मुखौटों के जरिए वो कोर्ट में पेश होने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी तरीके से जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है वो लोगों तक ना पहुंच पाए, जो कनेक्शन है वो ना जुड़ पाए। उस पर लगातार वो उसको रोकने की कोशिश कर रही है और यही कोशिश चाहे आज जिस तरह से एप्लीकेशन मूव करने की कोशिश की गई जो सीआईआई और फिक्की और एसोचैम की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर जो है वो जाहिर न किया जाए और सोशल मीडिया से लेकर तमाम चीजों का हवाला इसमें दिया गया। और उसके साथ साथ एसबीआई की तरफ से जिस तरह से जो वकील पेश हुआ और उनकी तरफ से जो तमाम बातें कही गई वो भी आज देखने लायक थी। इन्हीं तमाम चीजों पर आज हम बात करेंगे कि क्या बीजेपी पूरी तरीके से इस पूरे चंदे के जो धंधा है, जो खेल है, इसमें पूरी तरीके से फंस गई है, अपने ही बनाए जाल में वो कैसे फंसती हुई नजर आ रही है, और क्या 2024 लोकसभा के इलेक्शन का जो एजेंडा है वो पूरी तरीके से सेट हो गया है। और कल महाराष्ट्र में जिस तरह से आपने एक महारैली, महाजुटान आपने देखा, वहां जो लाखों की तादाद में लोग जुटे हुए थे, पूरा इंडिया गठबंधन की जो मजबूती हमने वहां पर देखी, उससे पहले से ही बीजेपी के माथे पर पसीना आ चुका है। इस पर आज हम बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान जो है वो जुड़ गए हैं। हेमंत अत्री जी, जिनका 25 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, इलेक्शन कमीशन से लेकर सब उन्होंने कवर किया है, संवैधानिक पद पे वो रह चुके हैं और उसके साथ साथ तमाम टीवी चैनल, तमाम जगहों पर वो रहते हैं और इन तमाम पर उनकी गहरी पकड़ और नजर है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी वक्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल ये आपसे, आज की पूरी प्रोसीडिंग आपने बहुत गहराई से आपने देखी,
आज की पूरी प्रोसीडिंग में क्या सबसे महत्वपूर्ण बातें आप देखते हैं? गुरुवार को, थर्सडे को जो अल्टीमेटम दिया गया है, जो हलफनामा दाखिल करना है एसबीआई को, जिसमें सारे राज से उसको पढ़ाना है, उस क्या कुछ देखेंगे? और अब ये जो जानकारी हमारे पास है और जब जो जानकारी हमारे पास आएगी उसमें क्या फर्क होगा मोटे तौर पर? देखिए बुशरा जी, आज का जो सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग थी, एक बात बड़ी साफ हुई और वो बात है कि इस देश में कानून के शासन का इकबाल कायम रहेगा, कायम है। और ये बात आज सिद्ध क्यों हुई? आज देश में ना केवल एसबीआई के वकील बल्कि सरकार के सॉलिसिटर जनरल, उसके अलावा बहुत जितने बड़े नाम आप इस हिंदुस्तान की वकालत में देखते हैं वो सारे वकील थे। कोई इस तरफ से था, कोई उस तरफ से था। और सीजेआई साहब और पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जिस तरह का रुख दिखाया अपने आदेश की अनुपालना कराने के लिए, तीसरा आदेश आज उनको पारित करना पड़ा। पहला आदेश आपको याद होगा 15 फरवरी को किया था, दूसरा आदेश उन्होंने 11 मार्च को किया और आज तीसरी बार उस केस की सुनवाई हुई। तो सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई इस बात पे खासे परेशान थे और उन्होंने कहा भी हरीश साल्वे को कि आपको क्या चाहिए कि हम ये बताएं कि क्या देना है। हम 2 बार बता चुके हैं आपको, पूरा कंप्लीट ऑर्डर आ चुका है, उसके बावजूद आप हमसे पूछना चाह रहे हैं क्या देना है। तो कहीं ना कहीं सीजेआई इस बात से बड़े नाराज थे कि भाई किस तरीके से उनकी पूरे आदेश की और उसकी अनुपालना की प्रक्रिया का मजाक बना दिया गया है, जानबूझ करके या जिन भी कारणों से। और उनके तल्ख तेवरों में यह बात साफ आई। एक दूसरी बात, जैसा आपने उचित फरमाया, जो आपने इंट्रोडक्शन में कहा, मुकुल रोहतगी इस पूरे केस में अभी तक फिक्की हो या एसोचैम हो, ये पूरी उसमें हियरिंग के दौरान आज तक कभी भी नहीं थे बीच में। अब जबकि एक पूरक एप्लीकेशन पर फैसला हो रहा है, कंटेम्प्ट की चीजों पर फैसला हो रहा है, एग्जीक्यूशन पे फैसला हो रहा है, ऑल ऑफ ए सडन वो आते हैं और वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सीजेआई ने कहा कि साहब आपका तो कुछ हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, रजिस्ट्री में कुछ है ही नहीं आपकी तरफ से हमारे पास आया, तो हम कैसे सुनेंगे आपको। तो उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया लेकिन उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया। और आप समझते हैं फिक्की और एसोचैम क्या है? इस देश के सबसे ताकतवर संगठन समूह जो लोग हैं, उद्योगपति और तमाम जो पूंजीपति, उनके रिप्रेजेंटेटिव कहीं ना कहीं वो थे। तो उसके बाद 1-2 वकीलों ने और ट्राई किया और सबसे जो खराब बात लगी आज बुशरा जी, वो थी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष है आदेश अग्रवाल, उन्होंने जो राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, जिस तरीके से उन्होंने उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की। तो सीजेआई ने कहा कि आप जिस पद पर है और आप जो पब्लिसिटी चाहते हैं, मुझसे ज्यादा मत बुलवाइए। किसी भी वकील के लिए ये क्या है, मैं ये आम आपके दर्शकों पर छोड़ता हूं कि इस टिप्पणी के क्या अर्थ है, कि आप पब्लिसिटी कॉन्शियस है, आप ये क्यों कह रहे हैं, या आपने चिट्ठी क्यों लिखी, ये लेकिन मुझे मेरा इस पर मुंह ना खुलवाइए, कोट एंड कोट ये था। और उसके बाद सीजीआई ने जिस तरीके से हरीश साल्वे को भी पूरे तरीके से ग्रिल किया, एक तरीके से जैसे एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूछताछ करता है ना, उस तरीके से उनसे पूछताछ की कि आपको परेशानी क्या है। उन्होंने कहा साहब कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ये क्या हो रहा है कि साहब देना क्या है? तो उन्होंने अपने ऑर्डर्स रिट्रिएट किए 15 फरवरी के आदेश में से, दोबारा पढ़े बी और सी पार्ट। उसके बाद 11 मार्च वाला आदेश पढ़ा, फिर उनसे प्रक्रिया पूछी कि आपका कोई बॉन्ड लेता है उसका क्या रिकॉर्ड रखते हैं, कोई उसको रिडीम कराता है उसका क्या रिकॉर्ड रखते हैं, और वो सारी बातें उन्होंने जस्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, जहां तक भी सीजीआई ने आज किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नथिंग डूइंग, आपको 2 दिन का समय देते हैं हम। तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं माय लॉर्ड 3 दिन का समय दीजिए। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी 30 जून तक का टाइम मांग रहा था, अगर आपको ध्यान हो तो 11 मार्च को जब उन्होंने एप्लीकेशन मूव की थी, ध्यान है क्या कहा था कि 30 जून तक का समय दे दीजिए माय लॉर्ड। तो उन्होंने कहा साहब किस लिए, और उन्होंने उनको 24 घंटे का समय दिया था। आज उन्होंने रिक्वेस्ट की नहीं साहब 2 दिन का नहीं 3 दिन का समय दे दीजिए। तो उनका कोई 3 दिन का ले लीजिए, लेकिन आदेश पे कोर्ट एंड कोर्ट पे जाइएगा। उन्होंने कहा कि 21 तारीख की शाम को 5 बजे तक चेयरमैन एसबीआई हमें एक एफिडेविट देंगे, और उसमें क्या लिखेंगे, भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें यह नहीं कहा कि हमने दे दिया है, उन्होंने कहा कि उसमें उनका एफिडेविट यह है कि हमने इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित कोई भी सूचना छिपाई नहीं। एक तो होता है दे देना और एक होता है छिपाना। दे देना इज ए पॉजिटिव वर्ड, और छिपा लेने का मतलब समझिए आप क्या है कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली छिपाने की कोशिश की है या करते आए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है बुशरा जी, अभी तक आपने किसी उसमें तकरीर में नहीं सुना होगा। जब उन्होंने ये कहा कि आपने कुछ छुपाया नहीं, ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन है एसबीआई के रवैये की जो अब तक चल रहा है। इस पे जो सीजीआई साहब थे और जो पूरी बेंच थी वो नाराज थी।
तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश की है, किसी तरीके की नो नॉनसेंस अप्रोच अपनाई है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये सब, और टू द पॉइंट, वेरी स्पेसिफिक, और सारे के सारे आदेश क्रिस्टल क्लियर है। तो अब आप उम्मीद कर सकती हैं कि 21 तारीख की शाम तक सारी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन उसमें भी एक चीज मैं आपको पेच बता दूं, अब भी शायद ही मैच करके दें कि कौन सा इलेक्ट्रल बॉन्ड किसने खरीदा और किसने रिडीम किया। अभी भी मुझे शक है इसमें। तो वो क्या कर सकते हैं कि जो आपने जैसा कहा अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स, वो दोनों साइड में अल्फा न्यूमेरिक नंबर अगर दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे शक है। तो वो क्या करेंगे कि दोनों साइलोस दे देंगे जैसे पहले दिए थे, और उसमें बॉन्ड वाइज अल्फा न्यूमेरिक नंबर और जुड़ जाएगा। तो उसमें जो तमाम साथी पत्रकार जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं वो सारे उस पर लगातार, आपको पता है, ये काम कर रहे हैं। तो उसको 2-3 दिन में उसको फिगर आउट कर लेंगे कौन सा क्या गया। तो अब तक जो छुपाने का खेल चल रहा था वो अब नहीं चल पाएगा, और अब बिल्कुल स्पष्ट है कि सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी, अगर एसबीआई नहीं करेगा तो लोग कर लेंगे। और वो सारी ट्रेन, जो भी डिटेल्स है उसकी क्रोनोलॉजी और उनका मैचिंग बॉन्ड नंबर्स का, किसको एग्जैक्टली कितना मिला, किससे मिला, कब मिला, वो टाइमलाइंस भी सारी की सारी मिल जाएंगी। तो ऐसी अपन उम्मीद कर सकते हैं अगले 4-5 दिनों के अंदर। तो कैसे हमने देखा था कि जब फिक्की और एसोचैम उनकी तरफ से पेश हुए मुकुल रॉहतगी, तो वहां जिस तरह से यहाँ पर सीजा की बहुत सख्त on board before us. No, I have brought it with me. I've made myself. My lord, the entire I have emailed the gentleman. One second, you wait. One at a time. Sorry, Mr. Roghi. Yes. No, my lord, my submission is the entire judgment has been rendered behind the back of the public at large. This judgment doesn't constitute justificator. This judgment doesn't constitute constitute justificator. One second. Yes. 1 second. This One judgment is second. void. Please listen to me. You're Please. not. 1 second. I am a citizen of this 1 country. second. Yes. Don't shout at me. No, I am very soft. Please listen to me. Yes. This is not a Hyde Park corner meeting, okay? You are in the court. Yes. You want to move an application? No, my lord. File an application. What I told Mr. Rodgi applies to you. No, my lord, the question is, my lord, There's no question you've got. My friend has come. Mr. Nedumbara, 1 second. Yes. You've got my decision as Chief Justice. We are not hearing you. If you want to file an application, move it on the email. That's the rule in this court. No my lord, further. we will go by what your lordship. All, please. Whatever your lordship says, we will go by that. Do you want another contempt notice? No, my lord, your lordship will go by You have whatever had your enough lordship to says. Bombay. Only I have said what I wanted to say. That this judgment is rendered behind the back of the people of this country. It doesn't bind us. It doesn't Please. constitute us. It is not a Please representative do not, process at all. please, once we have said no, please move the application. तो यहाँ अभी आप सुन रहे थे उस जगह की जिसकी बात हम यहाँ पर हेमंत जी कर रहे थे, और सीजीआई को यहाँ तक कहना पड़ा कि चिल्लाइए मत आप मुझ पर। यानी कि आप ये देखिए कि किसी भी तरीके से कोई भी ढील देने के मूड में यहाँ पर सीजीआई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। ये देश के बड़े से बड़े वकील हैं जो फिलहाल पेश हो रहे हैं, और आप ये देखिए कोई ऐसा छोटा मोटा केस नहीं बल्कि एसोचैम, फिक्की और सीआईआई की तरफ से पेश हो रहे थे, और पूरी कोशिश ये थी कि उन्होंने कहा कि आप सारी इंफॉर्मेशन आप दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसको लेकर यहाँ पर पूरी जिरह वो करना चाहते थे। यानी कि जो थर्सडे जो थोड़ा बहुत भी अभी जो लूपहोल्स बचे हुए हैं या थोड़े राज जो बचे हुए हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है, वो अब चाहते हैं, चाहे सरकार हो या इस तरह के जो कॉर्पोरेट घरानों की जो पूरी की पूरी एजेंसीज है, वो नहीं चाहती है कि ये चीजें जो है वो लोगों के सामने आए, उसे हर तरीके से रोकना चाहती हैं। इसको आप कैसे देखते हैं हेमंत जी? इतनी बड़ी बात कहना कोर्ट के अंदर एक सीनियर वकील को कि आप मुझ पर चिल्लाइए मत, क्या आप चाहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपके ऊपर केस दर्ज हो? इस दिन से यह फैसला आया है, इस देश का जो उद्योग जगत है, जितनी बीजेपी रेटल्ड है उससे कहीं ज्यादा उद्योग जगत भी रेटल्ड है, क्योंकि उन सब के भी तो काले कारनामे खुलेंगे ना देर सवेर। और वो काले कारनामे क्या है कि आपको मुनाफा तो हुआ 1,83,00,000 का, और मुझे आपने डोनेशन दे दिया 183 करोड़ रुपए का, तो 100 गुना का डोनेशन आपने अपने घर से दिया क्या? वो पैसा कहां से आया? वो पैसा क्यों दिया गया मुझे, और उस वक्त पर क्यों दिया गया? तो इससे केवल भारतीय जनता पार्टी परेशान हो ऐसा नहीं है, पूरे का पूरा उद्योग जगत इस देश से इस बात से परेशान है। और इसीलिए आपने देखा होगा 15 फरवरी से लेकर के आज तक एसबीआई और जितने भी उद्योग जगत के संगठन हैं, किसी ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी कि इस फैसले को लेकर के उलझाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं कुछ डाइवर्शन किया जाए, गुमराह किया जाए, फुसलाया जाए,
तमाम प्रयास उन्होंने लगातार, आज तीसरी हियरिंग के दौरान अगर आपने देखा हो तो लगातार बैक टू बैक ये सारी चीजें चलती आई। कारण सिंपल है, राज खुल रहे हैं। वो राज, वो जो डर्टी ट्रिक जो होती है ना, सारी की सारी जो जो धंधे में चल रही, वो सारी खुल गई। और एक नहीं, सैकड़ों खुली है। जो गेमिंग कंपनी जो 1368 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, उसका खुद का मुनाफा कितना है? वो पैसे कहां से आए? बुशरा जी, केवल सवाल देखिए इतना नहीं है। अभी तक पूरा देश जो इस बात को समझ रहा है ना, वो इसकी पूरी तह तक नहीं समझ पाया है ना। हम अभी तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में उलझे हुए हैं। इसमें कहानी कुछ और है बुशरा जी। कहानी ये है कि आपने मुझे 2 करोड़ रुपए दिए, 2 करोड़ रुपए दे दिया आपके खाते से, मेरे में आगे व्हाइट का ट्रांजेक्शन है, कोई बात नहीं। असली कहानी तब खुलेगी जब इस मसले की ये जांच होगी कि बुशरा जी के पास 2 करोड़ रुपए कहां से आए थे और वो पैसा कानूनी था या गैर कानूनी था। ये बात समझने की है कि जो कंपनियां वैसे तो घाटे में है, जिस कंपनी ने पिछले 5 साल में बैलेंस शीट में माइनस दिखाया है, नेगेटिव में है, और वो आपको 183 करोड़ रुपए वो दे रही है, अपने चंदा दे रही है, तो पैसे का सोर्स क्या है? असली बात ये है। अभी तक तो हम केवल कोरिलेट कर रहे हैं कि किसने किसको कितना दिया। अगला सवाल तो ये आएगा बुशरा जी, जिससे चिंता जिस बात की है कि वो पैसा आया कहां से था। क्या वो पैसा ड्रग तस्करी का था? क्या वो पैसा सोने की तस्करी का था? क्या वो पैसा आर्म्स स्मगलिंग का था? वो कानूनी पैसा था या गैर कानूनी पैसा था? जांच तो इसकी भी होगी ना कभी ना कभी। और इसी बात से अगर आपने देखा हो पूरी कार्रवाई, मैंने बहुत बारीकी से शब्द से सुनी है। वो सॉलिसिटर जनरल साहब क्या कह रहे थे कि साहब, इट इज गोइंग टू ओपन ए पेंडोराज बॉक्स, और इसमें क्या होगा कि पीआईएल्स की बाढ़ आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट विल बी फ्लडेड विद द पीआईएल्स, दिस पीआईएल बिजनेस विल अगेन फ्लरिश। तो मुझे आप एक बात बताइए, आप पहले दिन से ये कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो सारी बातें आप कह रहे थे। अब वो सारी चीजें जब खुल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, हस्तक्षेप पे वो चीजें खुलने वाली है, तो आपको पीआईएल की चिंता क्यों है? आपको काले धन की चिंता है, आपको उसके सोर्स की चिंता है, आपको चुनाव प्रक्रिया को साफ करने की चिंता है, या किस चीज की चिंता है? होना तो ये चाहिए कि सरकार खुद ये कहे कि साहब हम आप एसआईटी बनाएंगे इसके लिए और इसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी कराएंगे। और इसमें टाइम बाउंड एसआईटी कोई कहानी नहीं है। बहुत स्पष्ट बात बुशरा जी समझनी पड़ेगी। अगर इस गोरख धंधा, जिसको आप चंदे का धंधा कह रही थी, बिल्कुल 100% सही बात है वो, अगर इस गोरख धंधे की तह तक पहुंचना है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी के बिना और कोई रास्ता नहीं है। आप जानते हैं इसमें कोई भी बचेगा नहीं, कोई नहीं बचने वाला इसमें। इसमें कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, आपको क्या लगता है बच जाएंगी? वो आज किसी एक्स के यहां किसी एजेंसी ने रेड किया, उसने 400 करोड़ रुपया उस पार्टी का जिसके यहां रेड किया, वो 400 रुपया क्या किया, उसको अटैच कर दिया, प्रॉपर्टी का अटैच कर दी, कुछ भी कर दिया, फिर नोटिस दे दिया पीएमएलए का। उस नोटिस में से, उस अटैचमेंट के बाद वो पार्टी किसी एक्स या वाई को, हम नाम क्यों ले किसी का, उसको चंदा देती है बड़े पैमाने पे, चंदा दिया एक्स अमाउंट। उसके बाद वो जो पीएमएलए का जो नोटिस था वो भी विड्रॉ हो गया, और वो अटैच जो प्रॉपर्टी की थी वो भी डिटैच होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस कहानी की जांच होनी चाहिए? पूरा देश तो ये देखना चाहता है ना कि पहले तो अटैच क्यों हुआ, फिर डिटैच क्यों हुआ, और बीच के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स की जो ट्रेल जुड़ेगी वो सारी कहानी खुद ही कह देगी। तो इसमें कोई बचने वाला नहीं है। आप कह दो कि मैं जांच करा लूं, आपके पास क्या अधिकार है जांच कराने का? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इज द ओनली सॉल्यूशन। और ये इतना बड़ा पेंडोराज बॉक्स है बुशरा जी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में, 2-3 दिन पहले भी जब हम बात कर रहे थे, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलता। अभी तक के जो डेटा सामने आया है, टिल द मोमेंट यू एंड मी आर टॉकिंग, इस समय तक 16,492 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स की डिटेल्स आई है टिल द टाइम वी आर टॉकिंग नाउ। 50% से ऊपर 8252 करोड़ रुपया बीजेपी को गया है सिंगल हैंडेडली, कांग्रेस को 1952 करोड़ रुपया गया है, दैट कम्स आउट टू बी 11.8%। एंड देन एआई तृणमूल कांग्रेस जो है उसको 1708 करोड़ रुपया गया है, दैट इज 10.4%, और बाकी तमाम पार्टियां हैं। अब केवल सवाल इसमें इतना है कि इस पूरे गोरख धंधे का, इस जो मनी आपने मुझे दिया, आप तो घाटे में चल रहे हो, तो आपके पास मुनाफा कहां से आया, वो पैसे कहां से आए आपके पास? आपकी पेड अप कैपिटल कंपनी की, जो आप कंपनी चलाते हैं, उसकी कंपनी की तो है 40 लाख, और आपने मुझे चंदा दे दिया 40 करोड़, घाटे में वैसे हो आप, तो पैसा कहां से आ रहा था? असली सवाल यह है जो इस देश का मीडिया ना तो बता रहा है। आपने कितने चैनलों पे अब तक इस पे बहस देखी है बुशरा जी, बता दीजिए मुझे।
जी किसी बिल्कुल। मुख्य धारा के और अखबार में। हेमंत जी मैं इसी पर ही आ रही थी और आपसे मैं सवाल यही पूछना चाह रही थी कि गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, जब वो एक चैनल की कॉन्क्लेव में जाते हैं और जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत हिम्मत करके, बहुत डरते हुए, कांपते हुए वो एंकर जब सवाल पूछता है, जी हुजूरी करते हुए, तो वो सवाल जब पूछता है और ये कहते हुए कि विपक्ष ऐसा कह रहा है, जबकि तथ्य सारे उनके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपक्ष ऐसा कह रहा है, तब आप ये देखिए कि अमित शाह पहले बात तो अपनी खोखली लड़ाई जो है उनकी ब्लैक मनी की, उसका हवाला देते हैं कि उसको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो है लाए गए थे। फिर उसके बाद वहां पर वो गलत तथ्य रखते हैं कि अब तक 20,000 करोड़ के जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स अब तक खरीदे गए हैं, जिसमें से तकरीबन 6,000 करोड़ के जो बॉन्ड है वो बीजेपी को मिले हैं, बाकी 14,000 करोड़ के जो है वो दूसरी पार्टियों को मिले हैं। तो एक तो यहाँ पर वो तथ्य उन्होंने पेश किए जिसका काउंटर भी नहीं किया गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि हमारे पास 11 करोड़ हमारे समर्थक हैं, यानी कि पार्टी कार्यकर्ता हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 303 हमारे एमपीज हैं, यानी कि वो 2019 की बात कर रहे हैं। लेकिन तथ्य इसमें यह है कि लगभग 96.7% जो बॉन्ड खरीदे गए हैं वो बॉन्ड जो है वो कॉर्पोरेट घरानों, बिजनेस घरानों की तरफ से खरीदे गए हैं। तो यहां पर जो वो तथ्य पेश कर रहे हैं पूरी तरीके से धराशायी तो यही हो जाते हैं जब आप ये कहते हैं कि 11 करोड़ हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर उन्होंने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हो, यही आप 22 से वर्षा कर दीजिए, यहीं पर अगर आप कांग्रेस को खड़ा कर दीजिए, तो फिर आप ये देखिए, और मैं खुले मन से चुनौती करता हूं कि कोई भी मेरे साथ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर इस पर बहस करे। तो उनकी बहस और जो तथ्य पेश किए अमित शाह ने, वो तो यहीं पर सारे धराशायी हो जाते हैं हेमंत जी। और यही बात जो आप मीडिया की बात करते हैं, यही उनका रोल आता है कि वो सवाल पूछने की, काउंटर क्वेश्चन करने की हिम्मत भी नहीं करते। इस सबको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पूरी तरीके से घबराई हुई है, बौखलाई हुई बीजेपी और उसकी समझ नहीं आ रहा है एक गृह मंत्री एक बड़े मंच पर पहुंचकर इस तरह के तथ्य जो है पेश करते हैं जो कि पूरी तरीके से गलत है? देखिए, हकीकत में अगर आप पूछें बिल्कुल दिल की बात, जो सच्चाई जो पूरा देश देख रहा है, ना तो बीजेपी घबराई हुई है और ना मीडिया के अंदर कोई शर्म बची है। दोनों शर्म निरपेक्ष हो गए हैं। वो आज की तारीख में मीडिया सवाल नहीं पूछता, मीडिया सवाल केवल विपक्ष से पूछता है। जहां तक जिस विषय की आपने बात की कि गृह मंत्री जी से सवाल पूछा गया, आपने वो सवाल पूछने का लहजा देखा था? जैसा आपने कहा कि विपक्ष ये कह रहा है। विपक्ष क्यों कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन दिलवाई है, मेरे 10 विपक्ष कम। आप सीधा सवाल पूछिए, एक बात। दूसरी बात, विपक्ष का जो मीडिया का काम है वो सवाल पूछना नहीं रह गया। सवाल तो आप भूल जाइए, सरकार से सवाल पूछने का चैप्टर क्लोज कीजिए पहले तो। ये गलतफहमी जिस दिन छोड़ देंगे जीवन सरल हो जाएगा। दूसरा, वो सवाल उस प्लेटफॉर्म पे क्यों पूछा गया? आप समझिए, वो प्लेटफॉर्म उसको मुहैया कराया गया कि आपको जितने कुतर्क रखने हैं यू आर फ्री टू से। और भारतीय जनता पार्टी की जो अगर पूरी यूएसपी 10 साल में देखें आप, तो वो कभी भी तर्क से जवाब नहीं देती। उसका जवाब देने का तरीका है कुतर्क का। पहला, कुतर्क देंगे, फिर अगर आपने इंटरवीन करने की कोशिश करें या ना करें, फिर वो ऊंची आवाज में बोलेंगे। कुतर्क को स्टेब्लिश करने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत पड़ती है। तर्क को स्टेब्लिश करने के लिए मैं आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर रहे ना, हम स्मूथली बात कर रहे हैं ना, एक दूसरे की कोई बात काट रहा है। आप सवाल दाग रही है, मैं सवालों के जवाब दे रहा हूं टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स। तो दूसरी होती है ऊंची आवाज। और तीसरी सबसे बड़ी बात होती है कि जब आपको लगता है ना कि यार मेरी बात को कोई स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, तो फिर आप चैलेंज पे आ जाते हैं कि मैं चैलेंज करता हूं। तो मुझे आप एक बात बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को कोई भी ताकत क्या ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकती है क्या? आप प्लीज कर लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, बुला दीजिए सारे पत्रकारों को, उनको सवाल पूछने का मौका दे दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। लेट पीपल एनालाइज क्या सच है क्या झूठ है। दूसरा, उस सवाल के बाद क्या कोई जवाब आपने देखा? काउंटर क्वेश्चन पूछा गया, वो सवाल पूछ कैसे लिया मेरी तो ये भी समझ में नहीं आया, इतनी हिम्मत कैसे हुई? तो वो सवाल फिक्सिंग होती है कि साहब आप आ रहे हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, आपको जो कहना है कहिए और निकल जाइए। फिर उसके बाद देखिए, अगले दिन प्रधानमंत्री गए उसी प्लेटफॉर्म पे, नाम तो अपन किसी का लेते नहीं, पता ही आपको। उसी प्लेटफॉर्म पे अगले दिन प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने पूरा मजमा जमाया। जो मालिक साहब थे उन्होंने पूरी जलवा बिखेरा प्रधानमंत्री जी का, क्या मोदी की गारंटी है कि आप साउथ इंडिया से यहां चल करके आए और ये किया वो किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अपना ज्ञान दिया, और उसके बाद जो भी वो जो एंकर्स है जिनका आप नाम लेते हो कई तरह के सुपारी वाले, उन सब के साथ फोटो सेशन हुआ बाकायदा। और वो फोटो कराते हुए प्रधानमंत्री जी ने खिलखिलाए, और चलते टाइम उन्होंने कहा कि जब फोटो वोटो हो गए तो अब हो गया चले, और फिर वो चल दिए। तो प्रधानमंत्री जी भी तो बोल सकते थे इलेक्टोरल बॉन्ड पे, उनसे क्वेश्चन आंसर का सेशन क्यों नहीं हुआ? चाहे फिक्स ही हो जाता,
एटलीस्ट दूध का दूध और पानी का पानी, एक चीजें तो लाइन तो निकलती। लेकिन इस पूरी बात को सामने रखने के लिए जिस भी रूप में अमित शाह जी को खड़ा किया गया, अमित शाह तो इसमें पार्टी नहीं, वो तो गृह मंत्री है, या तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी गई थी उसी मंच पे, वो कहती, या सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री हैं, वो कहते। एचएम का काम तो क्या है कि इस सारे जो गड़बड़ झाले की जांच कराएं वो, क्योंकि एजेंसियां उनके अंडर है। तो वो बात तो कहीं आई नहीं। उन्होंने कहा कि हमने अगर सारी जानकारी रख दी तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा विपक्ष। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी भी रख दीजिए। बुशरा जी, आपको जानकर हैरानी होगी, 11 करोड़ की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व गुरु उसके फेस है, सारी बात है। 4 मार्च की, अगर आपको याद शायद नहीं है, आप लोग जिक्र नहीं किया उसका, 4 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने इसी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का खेल सामने आने के बाद एक चंदा अभियान शुरू किया, ध्यान होगा आपको। तो माननीय प्रधानमंत्री ने, जिसको कहते हैं ना हमारी इतनी बड़ी पार्टी है, हमारे इतने एमपी हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपए चंदा दिया। जिस पार्टी को इलेक्ट्रल बॉन्ड से अभी तक 8252 करोड़ रुपया मिला है, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 रुपया चंदा दिया, अमित शाह जी ने 2000 रुपया दिया, और जेपी नड्डा साहब जो उस पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने 1000 रुपया चंदा दिया। और वो सारे स्क्रीनशॉट अपने एक्स बायोडेटा पे, एक्स डाटा पे लगाए, ये आपने देखे होंगे। तो जिस पार्टी के मुखिया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जो 10-10 साल से हैं, वो तो 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं। 82.5 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे रहते हैं। मैं और आप 2 रुपए लीटर पेट्रोल के लाभार्थी हैं। तो चंदा तो भाई उन्होंने ही दिया ना, जिनको आपने लाभार्थी बनाया है, जो चंद लोग हैं, जो इस पूरे गड़बड़ झाले में जो आपने लिस्ट देखी, जितने डोनर्स हैं, कितने हैं वो? मैक्सिमम 3000 है, छोटे से लेकर के बड़ा तक को मिला के। तो 3000 के पास जो है देश की 70% संपत्ति, तो उनको ग्रूम किया है आपने 9.5 साल में। उनकी संपत्ति बढ़ी तो उन्होंने आपको चंदा दे दिया। इसमें क्या खास बात है? लेकिन ये कुतर्क करना कि हमारे इतने एमपी हैं, इतनी सरकारें हैं, इतने एमएलए हैं, क्या ये प्रोपोर्शनेट था क्या कि जितने एमपी होंगे उतना चंदा मिलेगा आपको? क्या ये प्रोपोर्शनेट है क्या कि जितना आपको विधायक होंगे, जितने राज्यों में सरकारें होंगी, उसकी तुलना में मिलेगा क्या? देखिए, झूठ को आज की तारीख में लेजिटिमेट कर दिया गया है, लेकिन झूठ लेजिटिमाइज है तो नहीं। जो समझने वाला आदमी है वो सारी बात समझता है, और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन सरकार का, एसबीआई का, पूरे गोदी तंत्र का, पूरे सुपारी तंत्र का एक ही एजेंडा है कि किसी भी काम की बात पर बात नहीं होनी चाहिए, और फजूल की बात पर सारी बात होनी चाहिए। कल प्रधानमंत्री के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा बॉम्बे में, आपने भी सुना, सारे देश ने सुना, कि कुछ शक्तियां हैं, शक्तियां शब्द प्रयोग किया। एक अदृश्य शक्ति है जिसके पास एजेंसियों की शक्ति है, वो सारा सब सिंबॉलिकली बोल रहे थे। तो आज जो बीजेपी की जो आईटी सेल है, उसके मुखिया ने क्या कहा? प्रधानमंत्री का फोटो लगाया कि शक्ति मां से जोड़ दिया उसको, और इन राहुल गांधी का दूसरा फोटो लगा के वो शक्ति के विरोधी है, यानी कि वो हिंदू विरोधी है। तो अल्टीमेटली कौन सी शक्ति से कहां शक्ति लेके आए, और सारी कीर्तन मंडली सुबह से वो कीर्तन बजा रही है। तो ये है नैरेटिव सेटिंग, इसको समझना पड़ेगा। आप और मैं समझ रहे हैं, लेकिन क्या देश समझ रहा है? क्या देश को समझने दिया जा रहा है? क्या ये है परेशानी। बिल्कुल। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, आपने बहुत ही बारीकी से मीडिया के पूरे खेल की जो पोल जो आपने खोली है, उसके साथ साथ आप ये देखिए, जो चंद पार्टियां हैं जिन्होंने बता दिया है कि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेट घरानों से उनको मिले हैं और किस तरह से उन्होंने उनको बुनाए हैं, उसमें सबसे ज्यादा हास्यास्पद जो है मुझे वो 2 पार्टियों का लगा, जहां जेडीयू का कहना है कि उनके दरवाजे पर कोई 10 करोड़ रुपए जो है वो बंद लिफाफे में छोड़ गए थे, और समाजवादी पार्टी का कहना है कि डाक से उन्हें जो है वो बॉन्ड मिले हैं, और ऐसे ही 2-3 और पार्टियां हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया है। तो ये सीधे तौर पर ये लग रहा है कि जिन जिन पार्टियों के बारे में पता चल रहा है, खासतौर पर जेडीयू की बात करूं, क्योंकि जेडीयू अब बीजेपी के साथ है, वो एनडीए का हिस्सा है, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि जो उसको 10 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, वो कैसे ही बताए कि उन कॉर्पोरेट घरानों ने उनको दिया है और उसके एवज में उन्हें क्या फायदा मिला है। और ये देखिए कि ये शायद किसी छोटे से बच्चे की भी समझ में आ जाएगा ये जो बातें कही जा रही हैं। इन तर्क कुतर्क को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये पार्टियां भी घबराई हुई आपको नजर आ रही है? खासतौर पर ये तो जेडीयू तो वो पार्टी है जो फिलहाल बीजेपी के संरक्षण में है, उसका हिस्सा है, उसके बावजूद भी देखिए आप इस तरह के तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ऐसा है कि ये जो हमाम है ना, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का हमाम है, इसमें केवल सीपीआईएम को छोड़ दे और एक आध चंद छोटी पार्टी को छोड़ दे, तो इस हमाम में सब नंगे हैं। इसमें तो कोई कहने में शक नहीं, किसी को थोड़ा मिला है, किसी को ज्यादा मिला है, क्विड प्रो को 100% है। लेकिन जो असली मुद्दा है ना, उस पर आइए
वो मुद्दा है एक्सटॉर्शन का। और वो एक्सटॉर्शन कैसे है? एजेंसीज के थ्रू। आज एजेंसी ने आपके यहाँ रेड की या नोटिस किया, उसके बाद वो क्रोनोलॉजी सेट हुई, वो आपके पास पैसा आया। एक पक्ष तो वो है। दूसरा पक्ष क्या है कि कोई भी टेंडर निकलना है, कोई भी वर्क ऑर्डर मिलना है, उसका एडवर्टीजमेंट हुआ है, आपने टेंडर लगाया है, आपको वो टेंडर मिला, उससे पहले कितने दिए आपने और टेंडर मिलने के बाद कितने दिए। कल आपने हिंदू अखबार पे नजर मारी हो तो बीजेपी के एक सांसद महोदय हैं, उनको हिमाचल प्रदेश के अंदर एक पावर का प्रोजेक्ट मिला कोई, जिसका जिक्र उस स्टोरी में है, मैंने भेजी भी थी आपको। तो 5 करोड़ रुपया तो वो टेंडर मिलने से पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए। किसको दिए? अपन तो क्यों कहें ये बात, क्योंकि दिल्ली में किसकी सरकार थी, हिमाचल में किसकी सरकार थी, एवरीबडी नोस। और जब उनको वर्क ऑर्डर अलॉट हो गया पावर का, तो उन्होंने 40 करोड़ और दे दिए। तो पारदर्शिता देखिए, अपनी ही पार्टी का एमपी टेंडर लेने के लिए पहले भी दे रहा है और टेंडर मिलने के बाद भी दे रहा है। तो जो हम बात कर रहे थे, ये पारदर्शी भ्रष्टाचार है। जो विपक्षी दल है उनके पास देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सिस्टम होता है काम करने का। एक पत्रकार के तौर पर मेरा आपका फर्ज है उसको एक्सपोज करने का। ऐसे अवसर पर जब पूरा इंडिया गठबंधन बीजेपी से लड़ रहा है, एनडीए से लड़ रहा है, तो इसका आइडियल तरीका क्या था? एक बात स्पष्ट हो गई थी 11 तारीख को कि सुप्रीम कोर्ट बख्शेगा नहीं, सारी जानकारी तो सामने आएगी। मानती हैं आप इस बात को ना? आज और भी क्लियर हो गया। अगर पूरे विपक्षी दल, पूरे के पूरे विपक्षी दल सुओ मोटो, चुनाव आयोग को तो उन्होंने कुछ जानकारी ऑलरेडी दे रखी है, उनके पास तो अपने अकाउंट्स भी है, सारी बात है। अगर सारे विपक्षी दल अपने चंदे के स्रोत जो इलेक्ट्रल बॉन्ड था, अगर वो सुओ मोटो बिना इनको आईना दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट पे डाल देते कि हमें तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला है साहब, खुली किताब है, तो भाजपा कहां जाती? उसमें पॉइंट है बड़ा टेक्निकल। कोई भी विपक्षी दल जो है उसने तो एक्सटॉर्शन किया नहीं ना। एक्सटॉर्शन कैसे करेंगे? उनके पास तो एजेंसियां हैं नहीं। ज्यादा क्या होगा कि जिस राज्य में आपकी सरकार है वहां पर आपको कुछ चंदा आ गया होगा, तो आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो फिर सारे का सारा ओनस बीजेपी और उसके अलाइज पे रह जाता है। तो विपक्ष ने भी कहीं ना कहीं ये अवसर गंवा दिया। मानती हैं आप इस बात को? अगर मेरा और आपका झगड़ा है, हम दो लड़ रहे हैं, मैं अपनी किताब खोल के रख दूं कि ले जाइए, उसके बाद आपके ऊपर ओनस आ जाएगा कि आप भी कीजिए, आप करेंगी नहीं तो जनता को पता लग जाएगा। लेकिन इस सारे के बावजूद भी आप नैरेटिव देखिए क्या है। माननीय गृहमंत्री जी ने क्या कहा कि उस तुलना में जो हमें मिला है, अगर उनके इतने होते तो उनको इतने पैसे मिलते। गजब देखिए, किसने कैलकुलेशन की, वो क्या आधार था उसका? और प्रधानमंत्री जी चुप है। किसी भी समकालीन मुद्दे पर, समसामयिक विषय पर जो देश में चल रहा होता, कोई भी विषय उठा लीजिए आप, आज तक प्रधानमंत्री को टिप्पणी करते हुए देखा आपने? यही है वो चीज, ये नया मॉडल है। वो नया मॉडल है झूठ का साम्राज्य। गोदी मीडिया के जरिए झूठ के साम्राज्य को ऐसा इस्टेब्लिश कर दो और उसके बाद फिर खेलिए उस पर जो कुछ खेलना है। मैं और आप लगे रहेंगे, हमारी कितनी रीच है, और उसकी रीच को भी घटा दिया जाता है। आपको भी पता है इस बात का। तो खेल सारा देश की जनता को तय करना है। जी बिल्कुल हेमंत जी, मेरा सवाल यह है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, लोकसभा चुनाव 2024 जिसका बिगुल बज चुका है, 19 अप्रैल को पहले फेज की वोटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। मेरा सवाल यह है कि कल हमने देखा कि बड़ा मंच जो है वो सजाया गया महाराष्ट्र में, और जहां पर तमाम दल मौजूद थे, वहां से एक तरह की हुंकार भरी गई, लाखों लोग उस सभा का हिस्सा थे। क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा, ईवीएम का मुद्दा, क्या लोगों के जहन में घर कर रहा है? क्या उनके लिए ये मुद्दा बन पा रहा है? क्या इसकी बिना पर वो किस पार्टी को वोट करेंगे और किस पार्टी को सत्ता से हटाएंगे? क्या उनके दिमाग में ये एक आइडिया क्लियर हो पा रहा है, या इसके लिए अभी आपको लग रहा है और बहुत मेहनत करने की जरूरत है इंडिया गठबंधन को, क्योंकि उसी को ही परसेप्शन बनाना है? सत्ता में बैठे लोगों को तो बहुत ये गुमान हो चला है कि वो 400 पार या 370 पार करने वाले हैं। नहीं बुशरा जी, निश्चित तौर पे देखिए, विपक्ष को मेहनत नहीं, विपक्ष को तपस्या करनी पड़ेगी। तपस्या, दैट इज द वर्ड। केवल कुछ नहीं करना, केवल गांव में जाकर एक बात बतानी है कि भैया तुम्हें 5 किलो अनाज मिल रहा है, और उनके जो असली लाभार्थी हैं वो लोग हैं जो घाटे में होते हुए 183 करोड़ रुपए मुनाफा उनको चुनावी चंदा दे रहे हैं। सीधी सी बात है। लेमन की भाषा में बात करना पड़ेगा आपको, लेमन को समझाना पड़ेगा। मेरे को और आपको क्या समझ में आया कि इस देश के अंदर 16,000 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड बट गए और हमें 2 रुपए पेट्रोल पे रियायत मिल गई। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड सस्ता हुआ 24% 3 साल में। हम लगातार पे करते रहे महंगा तेल, और जब चुनाव आया तो 2 रुपए के लाभार्थी हो गए हम पर लीटर के। तो ये बात मेरे और आपकी समझ में आती है।
जो गांव का गरीब है उसको ये बताना पड़ेगा कि साहब आपको तो 5 किलो अनाज और दोस्तों को ये, उनकी भाषा में उनको तो ये आएगा ये समझ में। आपका किसान की बात करते हो आप, किसान को हर साल कुछ पैसे सरकार देती है। जो एक किसान को आपने 6,000 रुपए साल के दिए, उससे ज्यादा तो उसका डीजल महंगा बेच दिया आपने, उसके ऊपर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया। तो इस जेब से डालते हैं 5-6 हजार रुपए, उस जेब से 10,000 निकाल लेते हैं। किसान इस देश में, मोदी जी एक किसान का नाम बता दे मुझे जिसकी आय दुगनी होगी। 2022 तक होनी थी ना, बता दे एक किसान का नाम, उस पर जिक्र नहीं करते। विपक्ष का काम अब क्या रह गया है, जिसका इशारा कल राहुल गांधी ने किया कि साहब ये तो काला धन खत्म करने आए थे, और उन्होंने तो काला धन पैदा करने का मशीन खोल दी, वहां पे टकसाल लगा दी उसकी। मेरे तो यही समझ में नहीं आया अब तक कि घाटे की कंपनी 183 करोड़ देगी कहां से। जो कंपनी 1368 करोड़ रुपया डीएमके को और बीजेपी को दे रही है, या तमाम दलों को दे रही है, उसका प्रॉफिट तो देख लीजिए, उसकी अकाउंट बुक्स तो देख लीजिए, तो पैसा आया कहां से उसके पास। असली बीमारी ये है कि आपने काला धन खत्म करने की बजाय काला धन की टकसाल लगाई। क्या आप आम आदमी को ये बता पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और उसका जो ये सुपारी मीडिया है, उसकी कोशिश क्या है? देखिए कि किसी भी मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा क्यों नहीं है? किसी अखबार में आपने कुछ देखा उस पर बहस? किसी चैनल पे आप कुछ देख रहे हैं? शक्ति बनाम ये जितनी फजूल की चीजें हैं वो करेंगे। लाना कहां पर है आपको? हिंदू मुस्लिम पे लाना है, आपको राम मंदिर पे लाना है, आपको सीएए पे लाना है, आपको एनआरसी के ऊपर लाना है, आपको झूठ के ऊपर लाना है, आपको 2047 के नैरेटिव के ऊपर, लेकिन काम की बात नहीं करनी। जब आप 10 साल शासन में रहे हैं तो आपका जो वोट मांगने का अधिकार है वो आपकी उपलब्धियों पर है। माफ कीजिएगा, कोड ऑफ कंडक्ट इस देश में लागू हुआ है, लेकिन सिंबॉलिकली मैं एक सवाल आपसे के सामने रखना चाहता हूं कि 2019 में किसी नेता ने यह कहा था कि क्या इस देश के युवाओं का पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम मिल सकता है? यह कहा गया था। उस पर एक चुनाव आयुक्त की नौकरी भी चली गई थी, इस्तीफा हो गया था उनका जब वो नोटिस देना चाह रहे थे। आपने, उन लोगों ने आपको पुलवामा के शहीदों के नाम पे युवाओं ने वोट दी, मान लीजिए आप दिए भी, परिणाम बता रहे हैं। आपने उन युवाओं के लिए क्या किया कि जो इस देश के रेगुलर सैनिक होते थे, आपने उसको अग्निवीर बना दिया। ये है आपका रेसिप्रोकल करने का तरीका। रेगुलर सैनिक जिसके लिए लाखों युवा सुबह शाम दौड़ते हैं सड़कों के ऊपर, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं देश के लिए, रोजगार के लिए, उसको आपने अग्निवीर बना दिया। क्या विपक्ष ये बात युवाओं से करेगा? और ये अग्निवीर वैसे नहीं है, ये कंसेप्ट भी आज बता देता हूं आपको पहली बार। ये अग्निवीर क्या चीज है समझ लीजिएगा इसको। ये अग्निवीर क्या चीज है बुशरा जी? आपने अभी रशिया में देखा होगा, उनके यहां पर प्राइवेट आर्मीज होती है, प्राइवेट आर्मी लड़ रही थी पीछे, देखा होगा आपने तमाम। यहां पर क्या है, आप देखिए जितने भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, चाहे वो पोर्ट्स हैं, चाहे एयरपोर्ट्स हैं, चाहे मेट्रो है, तमाम जो स्टैब्लिशमेंट है क्रिटिकल, उन सब की सुरक्षा कौन करता है? सीआईएसएफ, सीआरपीएफ। और वो जिनकी हैं उनको बहुत भारी खर्चा चुकाना पड़ता है, उसके लिए पैसा देना पड़ता है, पर व्यक्ति के हिसाब से, रैंक के हिसाब से, सारी चीजों के हिसाब से। तो ये जो किया गया है, जो अग्निवीर का कंसेप्ट, ये क्या है? सरकारी खर्चे पर किसी को 6 महीने 8 महीने की सभी वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है? 25% फौज में बच जाएंगे, 75% रिलीज कर दिए जाएंगे। वो क्या करेंगे? बाहर आके, नौकरी तो है नहीं। तो उनको, जो तमाम उद्योगपति मित्र हैं, उनको 10 से 15 हजार रुपए में, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी है, वो वेपन्स के लाइसेंस उनको दिलवा दिए जाएंगे और वो सस्ती लेबर मिल जाएगी उनको। इसका कंसेप्ट समझिए आप। और उनमें से जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, एक ट्रेंड सोल्जर, जब उसको जॉब नहीं मिलेगा बाहर आकर, सबको तो एब्जॉर्ब वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस देश के लैंड ऑर्डर की हालत क्या होगी सोचिए आप। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो वैसे नहीं हो रहा है। मणिपुर के अंदर एक प्रयोग हो रहा है कि सरकारी वेपन, किसके वेपन है उनके पास? जो पुलिस से लूटे गए वेपन है, पैरामिलिट्री से लूटे गए वेपन है। क्या भारतीय जनता पार्टी बोल रही है 9 महीने से कुछ उस पर? वहां के हालात क्या है? तो ये बात देखनी पड़ेगी देश को, और विपक्ष को यही बात बतानी पड़ेगी उन्हीं की भाषा में। मेन नैरेटिव को मीडिया नहीं करेगा, बीजेपी टच नहीं करेगी, मान के चलिएगा। जी बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, कल से हमने देखा कि जो पूरी की पूरी हमने महाराष्ट्र की जो हमने बड़ी जनसभा देखी, जहां पर पूरी ताकत जो है इंडिया गठबंधन की नजर आई, तमाम बड़े नेता वहां से नजर आए, उन्होंने हुंकार भरी, उनमें से एक वर्ड शक्ति उठा लिया गया और सुबह से वही नैरेटिव जो है वो चलाने की कोशिश की जा रही है। यहां तक कि अपनी सभा में प्रधानमंत्री तक ने इसका जिक्र किया और कहा कि
आप मेरी माताएं बहनें जो है, मैं आपको शक्ति मानता हूं। और विपक्ष राहुल गांधी के लिए बोला कि वो इंडी गठबंधन के लोग जो है वो कह रहे हैं कि वो उस शक्ति के खिलाफ जो है वो लड़ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कैसे बात का बतंगड़ या कहें कि किसी भी चीज को तूल देना है या बिला फजूल की जो बातें हैं वो करना है, वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और यही साफ तौर पर नजर आता है कि एक तरफ मैं और सिर्फ मैं है, मोनोलॉग है, सिर्फ मेरी वंदना करो। और दूसरी तरफ कल जब राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, राहुल गांधी ने कहा कि तमाम मुद्दे राहुल गांधी ने नहीं उठाए बल्कि ये जनता के मुद्दे हैं, ये जनता की चीजें हैं जिनको उन्होंने उठाया गया है। तो वह एक तरफ पूरी तरीके से वो एक नैरेटिव नजर आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फटकार एसबीआई को लगाई गई है और जिस तरह का पूरा रुख आज लगातार हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर सीजीआई का और पूरी बेंच का हम देख रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक उम्मीद जलती है, एक लौ जलती है कि इस सारे अंधेरे में एक क्षमा जलाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजों की वो बेंच है जो लगातार इस तरह के जो फैसले हैं वो सुना रहे हैं, जिससे सरकार घबराई हुई है, डरी हुई है, उसके माथे पर पसीने हैं। और यही वजह है कि अमित शाह एक कॉन्क्लेव में जाके इस तरह की उल जुलूल बातें जो है वहां पर करके आते हैं। लेकिन अब देखना है, थर्सडे का और इंतजार करना है। हालांकि बहुत सारी चीजें पहले से ही बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, सबके सामने है, लेकिन फिर भी कोई इफ और बट ना रह जाए उसकी गुंजाइश भी अब थर्सडे को शाम 5 बजे पूरी तरीके से खत्म होने जा रही है। और अब देखना है, और ये जिम्मेदारी अब अपोजिशन पार्टीज की है, इंडिया गठबंधन की है कि वो इस नैरेटिव को लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि 2014 याद रखना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और हमने देखा था इस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जो कि बाद में सिद्ध भी नहीं हुआ, उस पर कैसे एक अन्ना आंदोलन, अन्ना मूवमेंट हुआ और कांग्रेस जो है उसने हाथ धोना पड़ा उसे सत्ता से। अब क्या इसी तरह का ये मूवमेंट इस पूरे मुद्दे पर बन पाता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। वक्त हालांकि बहुत कम है। बहुत शुक्रिया हेमंत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और हमेशा की तरह बेहतरीन बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लोगों के ऊपर भी है, वो लोग जो खासतौर पर लोकतंत्र और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो लोग खासतौर पर जो एक सत्ता परिवर्तन देखना चाहते हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह की वीडियोस, इस तरह की खबरों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि एक जन जागरूकता जो है वो पैदा हो, लोगों को पता चले कि असल में देश में क्या हो रहा है और उनके वोट के साथ एक बार फिर से छल करने का किस तरह का षड्यंत्र पूरा रचा जा रहा है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।